हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के गणित विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे की परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है। हम जानते हैं कि आयत में 4 भुजाएं होती हैं और आमने सामने की भुजा बराबर होती है। मान लेते हैं यह एक आयत है, इसमें 4 भुजाएं हैं, आमने सामने की भुजा बराबर होगी तो ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी और प्रत्येक आंतरिक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक आंतरिक कोण होता है 90 डिग्री का। तो इतनी बातें हम याद रखेंगे, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का। सही जवाब है ऑप्शन बी 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 है, 13 की अनुवर्ती संख्या क्या है। अनुवर्ती संख्या हम ऐसी संख्याओं को कहते हैं जो बाद में आती है। तो 13 के बाद आता है नंबर 14। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा 14, ऑप्शन सी सही है। 25% को दशमलव में बदलने पर मान क्या होगा। 25% को दशमलव में बदलने के लिए हम लिखेंगे 25 और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो बटे में 100 लगा देंगे, इसका मतलब है प्रतिशत। अब नीचे 2 जीरो है तो ऊपर हम 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो हम लिखेंगे 25 और 2 जीरो के कारण 2 अंक पर लगाएंगे दशमलव, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.25। ऑप्शन बी सही है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं। तो समांतर चतुर्भुज में हम जानते हैं इसमें भी 4 भुजाएं होती हैं और ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। समांतर चतुर्भुज कुछ इस तरीके का होता है। इसमें हम देखेंगे कि आमने सामने की भुजा, ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी। आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा। तो हम याद रखेंगे आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर भी होती हैं। ये भुजा इसके समांतर है और ये भुजा इसके समांतर है। समांतर का तात्पर्य है दोनों बराबर दूरी पर हैं। तो ऑप्शन सी सही है, भुजाएं समांतर और समान या बराबर होती हैं। किसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु नहीं होता है। तो हम ध्यान देंगे, हम देखते हैं किरण, रेखा और रेखाखंड में अंतर। हम मान लेते हैं हमारे पास 3 लाइनें हैं। यह है ऐसी यह है ऐसी रेखा जिसमें दोनों तरफ तीर है, यह है ऐसी रेखा जिसमें एक तरफ तीर है और नीचे वाली रेखा में एक भी तीर नहीं है। जिसमें दोनों तरफ तीर होता है इसमें हम अंत बिंदु नहीं देख रहे हैं, इसमें अंतिम बिंदु नहीं है और इसे हम लोग कहते हैं रेखा। जिसमें एक तरफ तीर है, इसमें एक तरफ हमें अंत्य बिंदु दिखाई दे रहा है, ये है अंत्य बिंदु, और दूसरी तरफ अंत्य बिंदु नहीं है, इसे हम कहते हैं किरण। और थर्ड जिसमें दोनों तरफ अंत्य बिंदु है इसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। तो ये है रेखा खंड। तो किसमें अंत्य बिंदु नहीं होता है, हमारा सही जवाब है रेखा। रेखा में एक भी अंत्य बिंदु नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 8365 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा। 8365, 8365 में 3 का स्थानीय मान।
तो इसमें हम 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 5 आएगा। 6 का स्थानीय मान निकालने के लिए 6 और इसके बाद एक अंक है तो हम एक जीरो लगा देंगे। 3 का स्थानीय मान निकालने के लिए 3 लिखेंगे और इसके बाद 2 अंक है तो हम 2 जीरो लगाएंगे। 8 का स्थानीय मान निकालने के लिए हम 8 लिखेंगे और इसके बाद 3 अंक है तो हम 3 जीरो लगाएंगे। इसमें हम देख रहे हैं कि 3 का स्थानीय मान 300 है। 2.4 गुणे 0.5 का मान क्या होगा? तो हमें गुणा करना है 2.4 और 0.5 का, तो हम लिखेंगे 2.4 और 0.5। सबसे पहले हम गुणा करेंगे, 5 का 4 से गुणा करेंगे, 5 चौक 20, 0 हासिल 2। अब 5 का गुणा 2 से करेंगे, 5 दूनी 10 और हासिल 2, 10 और 2 12। अब हम देखेंगे दशमलव कहाँ लगाना है, तो यहाँ दशमलव एक अंक के बाद है और यहाँ भी दशमलव एक अंक के बाद है, तो हम दशमलव कुल 2 अंक के बाद लगाएंगे। यहाँ पर एक अंक 2 अंक के बाद हम लगाएंगे दशमलव, तो हमारा सही जवाब है 1.20। 15% का भिन्न रूप क्या होगा? अभी किसी क्वेश्चन में हमने इसे देखा था। भिन्न के लिए हम बटे में 100 लगाते हैं, तो सबसे पहले 15 लिखेंगे और बटे में लिख देंगे 100। अब इसे हम हल कर लेंगे, तो 15 को 3 से कट करेंगे, 5 तियाँ 15, 100 को 5 से कट करेंगे, 5 दूनी 10 और 0, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10 और 0, तो सही आंसर आ गया 3/20। तो जब भी प्रतिशत को भिन्न रूप में बदलना होगा बटे में 100 लगा देंगे। ऐसी संख्या जो 2 से भाज्य नहीं है उसे क्या कहते हैं? ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं वो हैं 1, 3, 5, 7, 9 और ऐसी ही अन्य सभी संख्याएं। ऐसी संख्याओं को हम विषम संख्या कहते हैं। यह सभी विषम संख्या है, तो सही जवाब होगा विषम। ऑप्शन सी सही है। सभी संख्याओं का सार्व गुणनखंड है। सार्व गुणनखंड का मतलब ऐसी संख्या जिसे हम किसी भी संख्या में गुणा के रूप में लिख सकते हैं। मान लेते हैं हम 3 संख्या लेते हैं, 4, 5 और 11। अगर हम चाहें तो 4 को भी लिख सकते हैं 4 गुणे 1, 5 को भी लिख सकते हैं 5 गुणे 1 और 11 को भी लिख सकते हैं 11 गुणे 1। 1 से गुणा करने से किसी संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, इसलिए सभी संख्याओं का सार्व गुणनखंड होगा 1। सही जवाब है 1। 3 समान भुजाओं वाले त्रिभुज को क्या कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। मान लेते हैं यह एक त्रिभुज है और इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये भुजा और ये भुजा तीनों बराबर है, तो ऐसे त्रिभुज को हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। और ऐसे त्रिभुज का अंतः कोण होता है 60 डिग्री। अंतः कोण होगा 60 डिग्री। अंतः कोण होगा 60 डिग्री। तो हम याद रखेंगे समबाहु त्रिभुज का अंतः कोण 60 डिग्री होता है। सही जवाब है समबाहु त्रिभुज। रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है? किस अंक को हम दोबारा नहीं लिखते हैं? सही जवाब है सी। सी 100 के लिए लिखा जाता है। सी का तात्पर्य है सेंचुरी। इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं हैं जिसके हम 2 से अधिक गुणनखंड नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अगर 8 की बात करें तो 8 के हम गुणनखंड कर सकते हैं 1, 2, 4, 8। 8 इन सभी से विभाजित है। लेकिन 2 की बात करें तो 2 सिर्फ 1 और 2 से विभाजित है। 6
1 से भी विभाजित है, 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है और 6 से भी विभाजित है। और 9 की बात करेंगे तो 9 1 से विभाजित है, 3 से है और 9 से। तो केवल 2 ही ऐसी संख्या है यहाँ पर जो सिर्फ 1 और 2 से विभाजित है, इसलिए यह अभाज्य संख्या है और बाकी तीनों भाज्य संख्याएं हैं। 48 12 100 का कितना प्रतिशत है? जब भी हमें प्रतिशत निकालना होता है तो उसे हम इस तरह से करेंगे। 48 का प्रतिशत निकालना है तो 48 को ऊपर लिखेंगे, 1200 में से निकालना है तो 1200 को नीचे लिखेंगे और गुणा कर देंगे 100 से। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 12 चौक 48, तो सही आंसर आया 4%। 48 12 का 4% है। एक वृत्त का व्यास, यहाँ विकास लिख उठा है, ये व्यास है। एक वृत्त का व्यास 4 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो हम लोग जानते हैं त्रिज्या बराबर होता है व्यास को d से लिखते हैं डायमीटर बटे 2। त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। व्यास है 4 सेंटीमीटर और बटे 2, 4 बटे 2 आएगा 2, तो सही आंसर है 2 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन डी सही है, 2 सेंटीमीटर। वह व्यंजन जिसमें केवल एक पद होता है उसे हम क्या कहते हैं? जब किसी व्यंजन में केवल एक पद होता है, जैसे 4 6x 5/3y², इन सबको हम एक पदीय व्यंजक कहेंगे। एक पद होगा तो एक पदीय व्यंजक, 2 पद होगा तो द्विपदीय, 3 पद होगा तो 3 पदीय और ज़्यादा पद होंगे तो बहुपदीय व्यंजक। तो द्विपदीय व्यंजक में 2 पद होंगे, त्रिपदीय व्यंजक में 3 पद होंगे और बहुपदीय व्यंजक में 3 से ज़्यादा। दो और 3 का लासा क्या होगा? 2 और 3 का लासा निकालते हैं। 2 और 3 लघुत्तम समापवर्तक। 2 को हम 2 से विभाजित करेंगे, 2 एकम 2 और ये 3। 3 को हम 3 से विभाजित करेंगे, 3 एकम 3। अब हम 2 और 3 का कर देंगे गुणा, 2 गुणे 3 आएगा 6। तो 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्तक कहलाएगा 6। सही जवाब है 6। भाग करने पर शेषफल सदैव कम होता है, किससे कम होता है? जब भी हम किसी संख्या को भाग करते हैं तो इस प्रकार से लिखते हैं, ये वाली संख्या कहलाती है भाजक, ये कहलाती है भाज्य और ये है भागफल। और जो कुछ भी बचता है वो शेषफल है। जब भी हम किसी संख्या से भाग करते हैं तो शेषफल सदैव उस संख्या से छोटा आता है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं हम 3 से भाग करते हैं, हम 3 से भाग करते हैं 3 को, तो 3 एकम 3, शेष आ गया 0। अब अगर हम 3 से भाग करेंगे 4 को तो 3 एकम 3, शेष आएगा 1। अब अगर हम 3 से भाग करेंगे 5 को तो 3 एकम 3 और शेष आएगा 2। अब अगर हम 3 से भाग करेंगे 6 को तो 3 दूनी 6, शेषफल आएगा 0। तो हमने देखा कि शेषफल 0 से शुरू किए थे और वापस 0 आ गया। यहाँ पर हमें शेषफल मिला है 1 और 2 और 0, 0 1 2। हमने 3 से भाग किया तो शेषफल 3 नहीं आया, इससे छोटा आया। 3 से भाग करने पर शेषफल 3 से छोटा आता है। जब हमने 3 से भाग किया तो शेषफल आया 0 1 और 2। ये 3 से छोटा है और 3 हमारा है भाजक। तो सही आंसर होगा, जब भी हम किसी संख्या को भाग करेंगे तो शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होगा, 3 से छोटा होगा और 3 है भाजक। ऑप्शन ए सही है। 4√3 किस प्रकार की संख्या है? जब भी किसी संख्या में हमें रूट लगा हुआ दिखाई दे, जैसे √2,
√3, √5। तो ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और यदि रूट को हटाया जा सके तो वो संख्या परिमेय हो जाएगी। जैसे अगर हम रूट के अंदर 4 लिखें तो √4 बाहर आकर 2 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2, और ये संख्या हो जाएगी परिमेय। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, परिमेय। 5x + 7x - 3 का मान क्या होगा? 5x + 7x - 3। सबसे पहले हम ब्रैकेट को हटा लेते हैं तो लिखेंगे 5x + 7x - 3। अब हम सजातीय पदों को जोड़ेंगे। 5x और 7x सजातीय पद हैं, दोनों में x है तो जुड़ जाएगा। 5 और 7x जुड़ के हो जाएगा 7 5 12x, और बचा है -3। तो सही जवाब होगा 12x - 3। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में अगले प्रश्न पत्र के साथ फिर से मिलेंगे, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हल करेंगे।